एवरीवन, मैं सोनिका चौहान स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरी आज के नई वीडियो में। और ये कोई ब्लॉग नहीं है, ये सिर्फ एक वीडियो है आप सभी लोगों तक पहुँचाने के लिए कि जो मेरा बीता हुआ फास्ट था मैं आज उससे रिलेटिव आप सभी को कुछ सुनाने वाली हूँ कि हमारी जो पहली लाइफ थी, पहली जर्नी थी, वो हमारी कैसी गुजरी है। तो सबके लाइफ में कुछ ना कुछ मोमेंट आते रहते हैं। मेरी जो ये बीते हुए पल हैं ये मेरे लिए बहुत इमोशनल रहे हैं और हो सकता है कि मैं आप सभी को अपनी बात बताते समय इमोशनल हो जाऊँ, तो उसके लिए आई एम सॉरी आप सभी लोगों के लिए। बट मैं ये बात आप सब लोगों से इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली जैसे हैं और आप लोगों ने ही मुझे आगे जाके सपोर्ट करना है। अगर आप लोग चाहो तो आप लोगों के वजह से किसी इंसान की लाइफ बन सकती है। तो ये सब कुछ आप सभी लोगों के हाथ में है। तो इसीलिए मैं अपनी ज़िंदगी से कुछ जुड़े हुए पल है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं जब से हमारी शादी हुई मैं तब से आप लोगों के साथ अपने और अपने हस्बैंड के जो पहले के दिन है वो बताना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड जॉब करते थे पहले, शादी से पहले एटीएम में, देहरादून डिस्ट्रिक्ट में। तो वहाँ पे वो जॉब करते थे। फिर शादी के लिए छुट्टी लेके आई, तो शादी के बाद जैसे छुट्टी लेके आए हमारी शादी हो गई। मेरे हस्बैंड और मैंने बहुत स्ट्रगल किया अपनी शादी के लिए, हमारी शादी हो गई। उसके बाद शादी होने के बाद फिर जो मेरे हस्बैंड है वो हम वापसी, शादी हो गई फिर हम देहरादून आ गए वापसी, क्योंकि मेरे को काम कुछ ज़्यादा आता नहीं था और ऑलरेडी हमारी बहुत बड़ी फैमिली है। तो गांव में बहुत से लोग रहते हैं, तो मतलब अपने लिए कुछ करने के लिए तो इंसान को कहीं ना कहीं जाना पड़ता है, कमाने के लिए, करने के लिए। तो वैसे ही हम लोग भी घर से देहरादून आ गए। देहरादून आने के बाद मेरे हस्बैंड की जो जॉब थी वो चलेगी ही, मेरे हस्बैंड की जगह किसी और को रख लिया था वहाँ एटीएम में। और फिर 1 डेढ़ महीना ऐसे ही चला, मतलब कोई जॉब नहीं मिल रही थी, बहुत बहुत परेशान हुए हम। फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि शायद मैं आपके लाइफ में आई हूँ तो आपके साथ जो है सब कुछ बुरा हो रहा है और शायद मुझे आपके साथ शादी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि मैं आपके लाइफ में बुरा लक हूँ। अपने आप को बहुत कोसा मैंने, बहुत रोए हम लोग, मतलब क्योंकि हम मतलब अपने पापा की 5 बेटियां हैं, एक भाई है, बट हमें जो कुछ मिला वो बिल्कुल सही मिला। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि कमी क्या होती है क्या नहीं होता है, बट ये सब ज़रूर कहा था पापा ने कि बेटा जब खुद के दम पे कमाते हो तब पता चलता है आटे चावल के भाव का कि किस रेट में मिलता है। तो उस समय वो बात याद आई। फिर वहाँ उनको जॉब नहीं मिली, बहुत रिज्यूम डाले, बहुत जगह पूछा बट कहीं जॉब नहीं मिली। फिर बाद में हम वहाँ से शलाकुई आ गए। शलाकुई में मेरे हस्बैंड ने जो गाड़ी की जो वो होती है शोरूम, गाड़ी की शोरूम में उन्होंने काम किया। फिर वहाँ पे 8,000 रुपये सैलरी थी, 8 थी या 7 कुछ ऐसी थी। तो हम वहाँ पे आ गए। हमारे पास कुछ ज़्यादा सामान भी नहीं था, थोड़ा बहुत ही था हमारे पास। एक फोल्डिंग थी जिसमें हम सोते थे, एक गद्दा था और शायद एक रज़ाई थी जो मेरे पापा ने मुझे दिए थे, मतलब जिस समय शादी थी तो जो मायके से, मतलब ससुराल से वो लेके आए थे, वो थी। और एक अलमारी थी कपड़े रखने के लिए, तो हमारे पास वही था। फिर और थोड़े बहुत बर्तन थे जिसमें हम खाना खुना बना लेते थे। उसके बाद थोड़ा सब कुछ सही चलने लगा। वहाँ पे कभी मेला लगता था तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 50 रुपये, 100 रुपये खर्च कर लेते थे कि भाई मेला लगा है तो थोड़ा अच्छा लगेगा कि बाहर जाएंगे, तो हम जाते थे वहाँ पे। और फिर 8,000 रुपये से क्या होता है ये तो आप सभी लोग जानते हो, बट हमने जैसे जैसे भी मैनेज किया। हम दोनों ही थे, अच्छा था कि उस टाइम बच्चा नहीं था, क्योंकि मतलब अगर प्रेग्नेंट भी होती उस टाइम तो भी बहुत रिस्की होता है, क्योंकि अगर प्रेग्नेंट लेडी को भरपेट खाना ना मिले तो फिर आपको पता है कि उसको चक्कर आने स्टार्ट हो जाते हैं, कमज़ोरी आनी स्टार्ट होती, बट ऐसा कुछ नहीं था। फिर आपको पता है कितना महंगा सामान मिलता है हर चीज़ का। हमें दाल लानी थी, चावल लेने थे और रूम का रेंट देना होता था। तो फिर ऐसे ऐसे करके सारा पैसा जो है ख़त्म हो जाता था। फिर हम राशन भरवाते थे मंथ का। मेरे हस्बैंड लंच करने घर पे आते थे, 1 बजे उनको लंच के लिए घर पे भेजा जाता था क्योंकि शोरूम बहुत नज़दीक था, तो वो लंच के लिए घर पे आते थे। फिर मैं दाल बनाती थी थोड़ी ज़्यादा, क्योंकि दाल मम्मी भी देती थी और घर से भी आती थी हमारी दाल। तो दाल मैं बहुत ज़्यादा बना के रखती थी और चावल बहुत कम बनाती थी, क्योंकि जैसे वो आते थे तो मैं उनको कहती थी कि मैंने पहले खा लिया है, और वो मानते नहीं थे कि नहीं चलो हम साथ में बैठ के खाएंगे। फिर मैं कहती थी कि मैंने खा लिया है, आप खा लो आप खा लो, ज़बरदस्ती करके उनको खिला देती थी मैं खाना। उनका दिल भी नहीं मानता था पर खा लेते थे वो, क्योंकि जॉब पे जाना होता था वापसी। और कहते हैं नौकरी तो अपने बाप की भी अच्छी नहीं होती।
तो फिर वो खाना खाते थे और जाते थे वापसी ड्यूटी। तो फिर मैं खाना नहीं खाती थी उससे पहले, क्योंकि मुझे पता था कि मैं खा लूँगी तो मेरे हस्बैंड क्या खाएंगे। फिर उसके बाद जब वो चले जाते थे तो अगर चावल बच जाते थे तो मैं खा लेती थी, नहीं बचते थे तो जो दाल बनी होती थी, दाल मैं बहुत सारी बना के रखती थी, तो मैं दाल को पी के सो जाती थी। फिर शाम को मेरे हस्बैंड आते थे, फिर शाम को भी सब्ज़ी लानी होती थी। सब्ज़ी वहाँ पे मंडी लगती थी सब्ज़ी की, तो सब्ज़ी बहुत सस्ती मिलती थी। मैं सब्ज़ी बहुत ज़्यादा बनाती थी। अगर मान के चलो 6 रोटी भी बन रही है हमारे, तो 6 से 8 रोटी बन रही है, तो 4 रोटी डूब पापा ने खा ली, या फिर 6 कभी खा ली। और सब्ज़ी हम ज़्यादा बना के रखते थे, क्योंकि रोटी के साथ सब्ज़ी जो ज़्यादा खाते थे ताकि पेट भर जाए। ऐसे ऐसे दिन चले। फिर एक टाइम ऐसा हुआ कि हमें वापसी देहरादून जाना पड़ा। फिर कोरोना टाइम आ गया। कोरोना टाइम में उस टाइम मैं प्रेग्नेंट भी हो गई थी। मैं प्रेग्नेंट थी, शायद मुझे 1 मंथ था उस टाइम जब मैं प्रेग्नेंट थी। फिर कोरोना आ गया। फिर उस टाइम हम वहाँ से देहरादून से फिर वापसी गांव चले गए, हमें गांव जाना पड़ा। फिर हम वहाँ से गांव गए, वहाँ पे रहे सब लोगों के साथ, वहाँ पे अच्छा लगा सब लोगों के साथ। फिर मेरी डिलीवरी हुई, जब तक मतलब मेरी डिलीवरी नहीं हुई तब तक मैं गांव में ही थी। फिर डिलीवरी होने के 2 महीने बाद मैं घर से वापसी आ गई। 2 अक्टूबर को मेरी डिलीवरी हुई और 26 नवंबर को हम गांव से यहाँ पौंटा आ गए, हिमाचल में, यहाँ पे हिमाचल डिस्ट्रिक्ट में। फिर हम यहाँ पे आ गए, मतलब शिमला डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे, यहाँ तो हम आ गए यहाँ पे हिमाचल में, पौंटा साहिब में, मैं और मेरे हस्बैंड। तो 2 महीने का बच्चा था, कुछ पता नहीं था कि मैं कैसे करूँ ये सब कुछ। मतलब जो कभी देखा नहीं, जो कभी किया नहीं, वो कैसे। तो खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया और इतना मजबूत बनाया कि मैं अब एक माँ हूँ, तो माँ अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ कर सकती है। तो मैं इतनी आसानी से टूटूंगी नहीं। हम नीचे आए, हमारे पास जो पैसे थे वो किराए के लिए लग गए, और थोड़ी बहुत जो बचे थे उससे हम मैगी लेके आए। हमारे पास तवा नहीं था जिस पे हम रोटी बना सके। और फिर हमने मैगी बनाई, फिर मैगी खा के सो गए। और कुछ पैसे से डुगू के लिए दूध लेके आए। फिर हम डुगू के लिए दूध लेके आए, उसको दूध पिलाया और हम लोग सो गए। सुबह उनको यहाँ के जॉब मिल गई थी, क्योंकि यहाँ पे एक भैया रहते थे। उनको हमने कहा था कि रूम भी ढूंढ के रखना और जॉब भी, तो उन्होंने हमारे लिए जॉब भी ढूंढी थी और रूम भी। हम शिफ्ट हो गए। हमारे पास सिलेंडर भी नहीं था, और तो छोड़ो, सिलेंडर भी नहीं था तो हमको हीटर दिया उन लोगों ने, जिन लोगों के साथ जिन्होंने हमारे को रूम ढूंढा था, तो हमारे को हीटर दिया। हमने हीटर पे 2-4 दिन खाना बनाया। उसके बाद सिलेंडर लेके आए, तवा लेके आए, मतलब छोटा मोटा सामान लेके आए। फिर धीरे धीरे जॉब, यहाँ पे भी जॉब शायद उस टाइम 8-8.5 हज़ार रुपये मिलते थे। पर यहाँ से ज़िंदगी थोड़ी अच्छी बनने लगी, मतलब हाँ, डुगू के आने के बाद ज़िंदगी जो है सही चलने लगी। फिर धीरे धीरे करके हमने अपनी ज़िंदगी बनाई और डुगू भी बड़ा होता गया। फिर हमारे पास जितने पैसे होते थे उससे हम कभी घूमने चले जाते थे, गुरुद्वारा घूम लेते थे, पार्क घूम लेते थे। फिर 10-20 रुपये के गोलगप्पे खा के वापसी घर आते। पर खुशी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कभी कभी किसी से कुछ मांगा नहीं। ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि ये वीडियो मेरे अपने लोग भी देखेंगे, तो अगर झूठ कहूँगी तो उनका कमेंट भी आएगा। मेरे हस्बैंड ने कभी किसी से नहीं मांगे, चाहे वो अपना हो पराया हो, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, कभी भी नहीं। जितना मिला उतने में खुश रहा, जैसे मिला उसमें ही चलाया। और अब जो बात कहना चाह रही हूँ वो शायद कि जब मेरे हस्बैंड मुझसे बात करते थे, मतलब हमारी रिश्ता हो गया था, हमारी शादी होने वाली थी, तो उससे थोड़ी टाइम पहले उन्होंने मुझे बताया कि मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा, हो सके तुम ये बात सुन के मतलब कुछ रिएक्ट मत करना, ऐसे मत सोचना कि भाई इसके साथ मतलब ये तुम्हें खुश नहीं रख पाएगा, या बहुत कुछ बातें होती हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे खुद के जिस माँ के कोख से हमने जन्म लिया है, वो ना मेरी माँ है ना पापा है। मुझे एक पल सुन के तो बड़ा सा अजीब सा लगा कि फिर कैसे करेगा ये, खुद भी छोटा है और मैं खुद भी छोटी हूँ, तो हम कैसे करेंगे। पर
कहते हैं भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। तो बस भगवान को हमेशा इसीलिए कोसा कि भगवान से हमेशा एक ही शिकायत रही है कि भगवान ने माँ और बाप को दोनों को क्यों छीन लिया। या तो फिर ऐसे तो दोनों अपने बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, माँ भी पापा भी, पर माँ या पापा एक तो होता तो सही क्या है गलत क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये तो बताते वो। हमारी फैमिली में, हमारी फैमिली बहुत बड़ी है। हमारे घर में मम्मी पापा है, वो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। बट जो बात उनकी थी शायद वो कभी वो लोग भी नहीं निभा पाए। जैसे ही हम गांव जाते थे, उस हर एक माँ बाप अपने अपने बच्चों के लिए सांझ के रखता है कि लो तुम ये लेके जाना, ये लेके जाना। हमारी में अगर सास या ससुर होते, हमारी हम भी जब घर से आते तो हमारे लिए कुछ ना कुछ वो रख के रखते, छुपा छुपा के रखते हैं। जैसे मम्मी पापा तो हमें भी वो देते और हम भी खुश होते। कभी कभी भी आयु के पापा ने ये फील नहीं किया कि कभी रोए नहीं ऐसे मेरे सामने इस बात पे कि, पर मैं जान सकती हूँ कि उनको जब कोई तकलीफ होती है, कभी कुछ समय खराब चले या फिर बहुत दिक्कतें आ जाए, तो यही कहते हैं कि काश माँ बाप होते तो आज हमें इस हालत में ना जीना पड़ता। बट आप जहाँ भी हो मम्मी पापा, आप हमेशा खुश रहो और अपना आशीर्वाद अपने बच्चों के ऊपर बनाए रखना। मेरे सास ससुर के 3 बेटे 1 बेटी थी, जिसकी एक बेटी की उसकी भी शादी हो चुकी है, 2 भाई है जिनकी शादी हो चुकी है, और तीसरा भाई जो है अभी जॉब कर लेता है, मतलब अभी वो भी जॉब कर रहा है, उसकी शादी नहीं हुई है। तो फिर देखो ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मोड़ आए हैं, मेरे पति के बहुत से ड्रीम हैं जो उन्हें पूरे करने हैं। हमारी जब यहाँ आके भी ऐसा हुआ कि अच्छा तो हुआ पर इतना अच्छा नहीं हुआ कि हम जैसे दीपावली के लिए हम गांव जाते थे तो मेरे हस्बैंड मेरी शॉपिंग भी करा देते थे, डूगू के लिए भी निकाल देते थे। आयु उस टाइम नहीं थी, और अब का भी यही है कि मेरे लिए डूगू के लिए आयु के लिए निकाल देंगे। और अपने लिए बंदा एक लोवर तक नहीं लेता है कि बोलता है मेरा चल जाएगा, मेरा चल जाएगा। पिछले साल का जूता इसी साल चला लेंगे। अपने लिए कभी कुछ नहीं लिया, कभी अपने बारे में नहीं सोचा, और हमारे लिए जो किया उसको बहुत बहुत ज़्यादा किया हमारे लिए उन्होंने। बस अब कहती हूँ भगवान उनके लाइफ में भी कुछ अच्छा करना। मैंने ये सब कुछ देख के, सब कुछ सोच सोच के हमेशा डूब बाबा कहते थे कि ऐसे ही पैदा हुए क्या ऐसे ही मरेंगे हम, हमारी किस्मत कभी नहीं बदलेगी। तो मेरे खुद के मन में, मैं सोशल मीडिया देखती थी तो फिर इसको देख देख के मतलब मुझे पता चला कि सोशल मीडिया पे काम करते हैं तो फिर अच्छी इनकम होती है। अच्छा अगर आप लोगों की वीडियो लोगों को पसंद आती है तो फिर अच्छे डॉलर बनते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, 2 बच्चे हैं मेरे साथ, मैं कहीं जॉब करने नहीं जा सकती, मैं कुछ कर नहीं सकती, क्यों ना मैं वीडियो अपलोड करूँ। हो सकता है बहुत लोग मुझे ट्रोल करें, बहुत लोग मुझे पसंद ना करें, और बहुत लोग के लिए ये सब कुछ बेकार लगे, किसी को इंटरेस्ट ना हो, पर कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनके लिए, जिनको खुद के अंदर ऐसे ऐसे बीता होगा, ऐसे समय आया होगा, वो मेरी फीलिंग्स को भी समझेगा। मैं वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगी, और मैंने वीडियो धीरे धीरे वीडियो बनाना स्टार्ट की। मेरे लिए बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग रहा। मैंने बहुत पहले से वीडियो बनाने का सोचा, पर फ़ोन नहीं था हमारे पास। फ़ोन था, एक छोटा फ़ोन है, पर उसका कैमरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। फिर उन्होंने मुझे फ़ोन निकाल के दिया, मैं फ़ोन लेके आई, फिर मैंने धीरे धीरे वीडियो बनाना स्टार्ट किया, और बहुत से लोगों ने बोला भी, पर मुझे फ़र्क नहीं पड़ा।
क्योंकि मैं कुछ गलत नहीं बना रही थी, ना मैं बनाऊंगी आगे भी। बस ये है जो नॉर्मल ज़िंदगी है, हम जो जीते हैं हम वही लोगों को दिखाते हैं। इसीलिए मुझे कौन क्या कहता है इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। बट ये है कि दुनिया में लोग सपोर्ट करने वाले भी बहुत है और ट्रोलिंग करने वाले भी बहुत है। पर कहते हैं ऊपर वाला जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। तो मुझे भरोसा सिर्फ मेरे महादेव पे है कि वो नैया पार लगाएंगे, वो हमारी ज़िंदगी को इस तरह से नहीं मिटने देंगे। और मैं अपने पति के सपने पूरे करके रहूँगी, ये मेरा ड्रीम है।